हेलो, मैं डीके श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग, संजय गांधी राजकीय पॉलिटेक्निक, जगदीशपुर, डिस्ट्रिक्ट अमेठी। आज हम आपके बीच में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के विषय डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर के अंतर्गत टॉपिक मैसनरी स्ट्रक्चर के संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। ये मैसनरी स्ट्रक्चर क्या है? ऐसी संरचनाएं जिनके निर्माण में ईंट चिनाई, पत्थर चिनाई या कंक्रीट ब्लॉक की चिनाई का प्रयोग किया गया हो, तो ये संरचनाएं चिनाई संरचनाएं कहलाती हैं। चिनाई संरचनाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से दीवारें, स्तंभ, चिमनियाँ और बांध आदि सम्मिलित हैं। आज हम इस टॉपिक पर विभिन्न चिनाई संरचनाओं पर आने वाले भारों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उनके स्थायित्व पर विचार करेंगे। तो अब इन संरचनाओं पर कौन कौन से भार आ सकते हैं? सबसे पहला है एक्सियल लोड यानी अक्षीय भार। अक्षीय भार किसे कहते हैं? संरचना पर आने वाला वह भार जिसकी क्रिया रेखा संरचना की ऊर्ध्वाधर अक्ष से गुजरती है, तो ये भार अक्षीय भार कहलाते हैं। इन भारों के कारण संरचना की तली पर सीधे प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। दूसरे प्रकार के भार आते हैं, उनको कहते हैं एसेंट्रिक लोड यानी उत्केंद्रित भार। किसी संरचना में आने वाले वह भार जिनकी क्रिया रेखा संरचना की अक्ष के समानांतर होती है, किंतु यह संरचना की अक्ष से कुछ दूरी पर कार्य करते हैं। इसमें चित्र में इसको P2 द्वारा दर्शाया गया है। भार की क्रिया रेखा की संरचना की अक्ष से दूरी उत्केंद्रता कहलाती है। इसे स्मॉल ई शब्द द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन भारों के कारण संरचना की तली पर सीधे प्रतिबलों के साथ साथ नमन प्रतिबल भी उत्पन्न होते हैं। तीसरे प्रकार के भार लैटरल लोड यानी कि पार्श्व भार। जब कोई भार संरचना के अनुप्रस्थ काट पर न लगकर उसकी पार्श्व सतह पर काम करते हैं, तो ये पार्श्व भार कहलाते हैं। पार्श्व भार की क्रिया रेखा संरचना की अक्ष के लंबवत होती है। इन भारों के कारण संरचना में नमन प्रतिबल के साथ साथ कर्तन प्रतिबल भी उत्पन्न होते हैं। अब संरचना में लैटरल लोड किन किन कारणों से आ सकते हैं? तो सबसे पहला है ड्यू टू अर्थ प्रेशर यानी मृदा दाब, दूसरा ड्यू टू वाटर प्रेशर और तीसरा ड्यू टू विंड प्रेशर। ऐसी संरचनाएं जिनका इस्तेमाल मृदा भराव के लिए किया जाता है, वो संरचनाएं प्रतिधारक दीवार या रिटेनिंग वॉल कहलाती हैं। इसी प्रकार से वह संरचनाएं जिनको जल भराव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो डैम अथवा बांध कहलाती हैं। तीसरी संरचनाएं जो कि वायु दाब को सहन करती हैं, ये हमारी किसी भी बाउंड्री वाल की ऊंची दीवारें हो सकती हैं या किसी कारखाने की चिमनी, जिनका इस्तेमाल कारखाने की प्रदूषित वायु को वायुमंडल में छोड़ने के लिए निर्मित किया जाता है। तो इस तरीके से ये तीन प्रकार की संरचनाएं मैसनरी स्ट्रक्चर के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अब इसके बाद में इसमें रिटेनिंग वॉल से संबंधित कुछ चित्र दर्शाए गए हैं। पहली ये रेक्टेंगुलर रिटेनिंग वॉल है, आयताकार। इसकी काट पूरी ऊंचाई में समान है। आजकल आयताकार रिटेनिंग वॉल का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। ये उन स्थानों पर इस्तेमाल होती हैं जहां पर भराव की गहराई कम हो। गहराई अधिक होने पर ये मितव्ययी नहीं रहती हैं। दूसरी प्रकार की जो रिटेनिंग वॉल है, ये समलंबाकार। तो इसमें दो आकृतियां समलंबाकार दिखाई गई हैं। पहली आकृति जिसका भराव फलक ऊर्ध्वाधर है और दूसरी आकृति जिसमें मृदा भराव का फलक जो है ये ढालू अवस्था में है।
तो मुख्य रूप से ये दीवारें अधिक प्रचलन में हैं। जो लास्ट है रिटेनिंग वॉल, ये सीढ़ी नुमा कहलाती है, स्टैप्ड फुटिंग कहलाती है। इनका इस्तेमाल हम जो है रिटेनिंग वॉल के रूप में करते हैं। अब हम किसी भी चिनाई संरचना की तली पर उत्पन्न प्रतिबलों की गणना करेंगे। तो इसमें सबसे पहले रिटेनिंग वॉल की लंबाई को 1 मीटर मान लें और एक चित्र जिसके अनुसार एक रिटेनिंग वॉल दिखाई गई है, इसका भराव फलक ऊर्ध्वाधर है। इसमें दीवार की शीर्ष चौड़ाई स्मॉल ए, आधार चौड़ाई स्मॉल बी और चिनाई की ऊंचाई कैपिटल एच द्वारा प्रदर्शित की गई है। इसमें भराव फलक जो कि ऊर्ध्वाधर है, उसमें एच गहराई तक मृदा भरी गई है। अब हम इसकी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहला स्टेप है कैलकुलेट द सेल्फ वेट, यानी दीवार का स्वयं का भार। दीवार का स्वयं का भार क्या होगा? दीवार का आयतन इंटू चिनाई पदार्थ का घनत्व। तो इसमें समलंबाकार आकृति है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा समानांतर भुजाओं का योग बटे 2 इंटू बीच की दूरी। इस प्रकार से ये क्षेत्रफल हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 इंटू एच। तो इसका जो वेट है W, ये W बराबर हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच इंटू 1 इंटू गामा। इसमें गामा डेंसिटी ऑफ मैसनरी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। दूसरे स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये समलंबाकार आकृति है, इसके बिंदु D से आधार पर अगर आप लंब खींचें तो ये संरचना 2 भागों में विभाजित हो जाती है। पहला भाग आयताकार होगा और दूसरा भाग त्रिभुजाकार होगा। आयताकार भाग के क्षेत्रफल को हम A1 और त्रिभुजाकार भाग के क्षेत्रफल को A2 मान लें। ऊर्ध्वाधर फलक AB से आयताकार फलक के गुरुत्व केंद्र की दूरी x1 जो कि a/2 के बराबर होगी और त्रिभुजाकार फलक की गुरुत्व केंद्र की दूरी x2 माने, जहां x2 बराबर a प्लस बी माइनस a/3 होगी। इस तरीके से गुरुत्व केंद्र निकालने का जो फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 बटे a1 प्लस a2। इसमें इन a1 a2 और x1 x2 के मान रखने के पश्चात ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा x बार बराबर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3a प्लस बी। तो इस तरीके से 2 स्टेप पूरे हो गए हैं। अब तीसरे स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं प्रेशर ऑफ बैकफिल। अब बैकफिल का प्रेशर जो है, इसमें चूंकि भराव की गहराई h है और दाब तीव्रता जिसको हम स्मॉल p द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये प्रोपोर्शनल टू h यानी गहराई के समानुपाती होती है। अब अगर h बराबर 0 तो यानी कि मृदा तल पर दाब तीव्रता 0 होगी और गहराई का मान बढ़ते हुए जब h गहराई पर p की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इस तरीके से प्रतिबल आरेख एक त्रिभुजाकार प्राप्त होता है। तो अब हम इसमें जो P की वैल्यू है वो रैंकिंग सिद्धांत के अनुसार स्मॉल p यानी तली पर दाब तीव्रता बराबर होगी W इंटू एच 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। इसमें W जो है मृदा भराव का घनत्व, H भराव की गहराई और फाई मृदा का विश्राम कोण होता है। अब हम निकालेंगे टोटल प्रेशर P यानी भराव फलक पर लगने वाला संपूर्ण दाब कैपिटल P। ये संपूर्ण दाब क्या होगा? इस प्रेशर डायग्राम का क्षेत्रफल इनटू दीवार की लंबाई। तो अब इसमें प्रेशर डायग्राम का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज का आधार P है और ऊंचाई h है, तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा P इंटू एच बट्टे 2 और दीवार की लंबाई 1 मीटर है। तो इस तरीके से ये टोटल प्रेशर निकलता है। अब इस फार्मूले में स्मॉल p की वैल्यू पुट कर देंगे तो टोटल प्रेशर
कैपिटल P बराबर 1/2 WH² 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई आता है। अब मान लें कि इसमें दीवार में मृदा भराव के स्थान पर यदि जल भराव किया जाए तो ये संरचना डैम कहलाए। तो डैम के केस में जो वाटर प्रेशर है उसमें एंगल ऑफ रिपोज यानी विश्राम कोण शून्य होता है, तो वाटर प्रेशर P = हो जाएगा 1/2 WH²। तो यानी इस संरचना का हम चाहे चिनाई के उसमें मृदा भराव के लिए इस्तेमाल करें अथवा जल भराव के लिए इस्तेमाल करें, दोनों के लिए गणनाएं समान होंगी। अब इसके बाद में चौथे स्टेप में इवैल्यूएट डिस्टेंस Z बाई इक्वेटिंग मोमेंट एट E, यानी E पर आघूर्ण लेते हैं। तो अब इसमें देखें कि चित्र में दो बल दिखाए गए हैं, एक W जो कि उसका दीवार का भार है, दूसरा P ये क्षैतिज अवस्था में है। तो इन दोनों बलों के परिणामी R जो कि तली के बिंदु E से गुजरता है, इस तली के बिंदु E की ऊर्ध्वाधर फलक से दूरी Z कहलाती है। इस Z को कैलकुलेट करने के लिए हम E बिंदु पर आघूर्ण लेते हैं। तो E बिंदु पर बल P का आघूर्ण होगा P × H/3। दूसरे भार W का आघूर्ण होगा W × Z - x बार। इन दोनों को बराबर रख दिया जाता है, तो इससे हमको Z की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी P/W × स्मॉल h/3 प्लस x बार। तो इस तरीके से Z की वैल्यू प्राप्त होने के बाद में पाँचवें स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी। तो अब इसमें दीवार के तली का प्लान देखिए, इसमें उत्केंद्रता को स्मॉल e शब्द द्वारा दिखाया गया है। तो E बराबर होगा इसमें Z - B/2। तो इसके बाद छठवें स्टेप में हम इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस की गणना करेंगे। डायरेक्ट स्ट्रेस यानी कि सीधा प्रतिबल। अब इसमें तली के बिंदु E पर विचार करें तो परिणामी R दो घटक में विभाजित होगा, एक घटक ऊर्ध्वाधर W और दूसरा घटक P क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर घटक W तली के बिंदु E पर कार्य करता है और यह भार उत्केंद्रित है। तो उत्केंद्रित भार के कारण दो प्रकार के प्रतिबल बताए गए, सीधा प्रतिबल और नमन प्रतिबल। तो सीधा प्रतिबल यानी W बटे तली का क्षेत्रफल। W तली का क्षेत्रफल कितना है? तली की चौड़ाई B इंटू दीवार की लंबाई 1 मीटर। तो इस प्रकार से सीधा प्रतिबल F ए जिसको कहेंगे वो वैल्यू प्राप्त हो जाती है W/B किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से जो बेंडिंग स्ट्रेस यानी नमन प्रतिबल है, इसको ज्ञात करने के लिए बेंडिंग इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है। बेंडिंग इक्वेशन यानी M/I = F/y, जिससे F की वैल्यू M/I × y होगी। अब इसमें FB नमन प्रतिबल है, M बेंडिंग मोमेंट है और y गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के बाहरी किनारे की दूरी है और I जड़त्व आघूर्ण है। तो इसमें M की वैल्यू होगी W × E और I चूँकि आयताकार काट के लिए I की वैल्यू होती है BD³/12। अब इस तली के जो आयताकार डायग्राम है इसके लिए I कितना होगा? तो चूँकि हम जिस काट की अक्ष से जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं उस अक्ष के समानांतर भुजा को B मानते हैं और दूसरी भुजा को D मानते हैं। तो इस चित्र में जो ये दिखाई गई है इसके सापेक्ष हम जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं, तो B मानेंगे 1 मीटर और D मानेंगे B। तो इस तरीके से I की वैल्यू हो जाएगी 1 × B³/12। इसके बाद में y की वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर इसमें दिखाया गया है बाहरी किनारे तक की दूरी B/2। तो इस तरीके से जब I, y और m तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो इस तरीके से हमको
एफ बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 6WE/B²। इसके बाद में रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें दो डायग्राम दिखाए गए हैं, एक आयताकार डायग्राम जो कि डायरेक्ट स्ट्रेस का है, दूसरा ट्रायंगुलर डायग्राम जो कि बेंडिंग स्ट्रेस का है। अब इसमें एफ ए पूरी तली पर इसकी तीव्रता समान है और नमन जो प्रतिबल है उसके किनारे पर एफ बी वैल्यू दर्शाई गई है। तो जिस किनारे पर भार कार्य करता है, यानी इसके अक्ष के जिस ओर भार काम करता है, उस किनारे पर अधिकतम प्रतिबल का मान अधिकतम होता है, प्रतिबल का मान अधिकतम होता है। ऐसी स्थिति में एफ भी यहाँ संपीड़न में होगा और दूसरे किनारे पर ये तनाव में होगा। तो एफ मैक्सिमम के लिए ज्ञात करने के लिए इन दोनों आकृतियों को एक साथ मिला देंगे तो इस तरफ जो हमको प्राप्त हो जाएगी एफ मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू होगी एफ ए प्लस एफ बी। चूँकि एफ ए संपीड़न में है और एफ बी संपीड़न में है तो इस तरीके से एफ मैक्सिमम भी संपीड़न में होगा। अब एफ ए की वैल्यू है W/B और एफ बी की वैल्यू है 6WE/B²। तो इस तरीके से एफ मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी W/B 1 + 6E/B किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस चित्र में देखें एफ मिनिमम की वैल्यू है एफ ए माइनस एफ बी। अब एफ ए और एफ बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा W/B 1 - 6E/B। अब इसमें जो एफ मिनिमम है, इस चित्र में एफ ए की वैल्यू मैक्सिमम है, इसमें एफ ए की वैल्यू अधिक है एफ बी से, तो एफ मिनिमम की वैल्यू जो है ये धनात्मक प्राप्त हुई है। धनात्मक प्राप्त होने का मतलब है कि इस किनारे पर भी संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होगा। तो एफ मिनिमम की 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी, यानी एफ मिनिमम इज पॉजिटिव, तो कंप्रेशन स्ट्रेस होगा। दूसरी कंडीशन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी एफ मिनिमम इज इक्वल टू 0। ऐसी स्थिति में दूसरे किनारे पर प्रतिबल का मान 0 होगा। तीसरी कंडीशन यदि एफ ए इज लेस देन एफ बी, तो एफ मिनिमम की जो वैल्यू है वो ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक आने का मतलब है कि इस किनारे पर उत्पन्न प्रतिबल का मान तनाव प्रवृत्ति का होगा। अब चूंकि सिविल इंजीनियरिंग में मैसनरी स्ट्रक्चर संपीड़न भार वहन करने में तो सक्षम होती है किंतु तनाव प्रतिबल वहन नहीं कर सकती। इस स्थिति को रोकने के लिए ये आवश्यक है कि एफ मिनिमम की वैल्यू ऋणात्मक ना हो। अब चूंकि एफ मिनिमम का जो फार्मूला होता है W/B 1 - 6E/B। अब इसमें जो टर्म्स 1 - 6E/B है ये ऋणात्मक कब होगा? जब 6E/B की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। तो तनाव प्रतिबल उत्पन्न ना हो इसके लिए आवश्यक है कि E की वैल्यू 6E/B की वैल्यू 1 से कम हो अथवा बराबर हो। तो हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं E इज लेस और इक्वल टू B/6। तो अब इसमें ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जो हमारी अक्ष हैं, इन अक्षों से किसी भी ओर अगर भार B/6 दूरी तक लगाया जाता है तो इसमें कोई भी तनाव प्रतिबल उत्पन्न नहीं होंगे। तो इसके सेंटर से दोनों तरफ B/6 और B/6 दूरी को अगर ऐड करें तो ये दूरी कहलाती है B/3। इसी पैटर्न पे अगर भार इस अक्ष से दोनों ओर लगेगा तो भी ये B/3 ही कहलाएगी। तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि कोई भार संरचना के बीच के 1/3 भाग में क्रिया करता है तो संरचना में किसी भी प्रकार के तनाव प्रतिबल उत्पन्न नहीं होंगे। इसको मिडिल थर्ड रूल कहते हैं। तो इस तरीके से हमने
चिनाई संरचनाओं की तली पर उत्पन्न दाब की गणना करने का बताया है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे जो संरचना पे भार आ रहे हैं संरचना स्थायित्व में है अथवा नहीं। तो इसमें सबसे पहला चेक करते हैं चेक अगेंस्ट ओवरटर्निंग, यानी पलटने के प्रति जांच। तो अब इसके चित्र को फिर समझें। इसके तली पर जो बिंदु ई है उस पर आघूर्ण लिए गए थे। पहला आघूर्ण था P इंटू H/3। जो आघूर्ण इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और ये दीवार को पलटने का काम करता है, इसलिए इस आघूर्ण को कहते हैं टर्निंग मोमेंट या ओवर टर्निंग मोमेंट। दूसरा आघूर्ण जो W भार का है ये है W इंटू जेड माइनस एक्स बार। ये दीवार को नीचे की ओर धंसाने का प्रयत्न करता है, इसलिए इस मोमेंट को कहते हैं स्टेबलाइजिंग मोमेंट। अब इसमें Z की वैल्यू देखें। Z इज इक्वल टू है E प्लस B/2। तो इस जगह पर हम Z की वैल्यू अगर पुट कर दें तो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी हमको W B/2 माइनस एक्स बार प्लस E। अब ये दोनों आघूर्णों को हम मिला करके एक इक्वेशन बनाएं तो ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है P इंटू H/3 इज इक्वल टू W B/2 माइनस एक्स बार प्लस E। अब चूंकि संरचना की जो डायमेंशंस हैं ये निर्धारित हैं, तो इसका मतलब है कि इसका भार, चौड़ाई B और x बार ये स्थिर राशियां हैं। ऐसी स्थिति में यदि भार ये मृदा का दाब P बढ़ता है तो ये संतुलन के लिए आवश्यक है कि E की वैल्यू बढ़ेगी। E की वैल्यू बढ़ने का तात्पर्य है कि इसमें जो बिंदु E जिस पर से परिणामी गुजरता है ये धीरे धीरे C की ओर अग्रसर होगा। ऐसी स्थिति में जब भार बढ़ने पर यानी मृदा का दाब बढ़ने पर E बिंदु C पर पहुंच जाएगा, उस स्थिति में दीवार पलटने की पोजीशन में होगी। इसलिए इसकी सुरक्षा के प्रति ध्यान रखना है E की वैल्यू B/2 से अधिक ना हो। अगर E की वैल्यू B/2 से अधिक हो जाएगी तो हम कहेंगे संरचना हमारी पलट जाएगी। तो पलटने के प्रति सुरक्षा के लिए ध्यान रखना है E इज लेस और इक्वल टू B/2। अब हम इसके बाद में इसकी टेंशन फेल्योर में चेक करेंगे। तो जैसा कि हम अभी देख चुके हैं कि एफ मिनिमम की वैल्यू निगेटिव प्राप्त होने पर तनाव प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। तो मिडिल थर्ड रूल के अनुसार E की वैल्यू B/6 से कम होने पर संरचना हमारी तनाव फेल्योर के प्रति सुरक्षित होगी। तीसरी हम जांच करते हैं चेक अगेंस्ट क्रशिंग। अब इसमें चूंकि मैक्सिमम स्ट्रेस जिसको वैल्यू प्राप्त हुई FA प्लस FB, इसकी वैल्यू किसी भी दशा में चिनाई पदार्थ की जो अनुज्ञेय संपीड़न सामर्थ्य है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक होने की दशा में चिनाई का जो पदार्थ है वो क्रश करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एफ मैक्सिमम इज लेस और इक्वल टू परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैसनरी। इसके बाद में जो चौथी कंडीशन है चेक अगेंस्ट स्लाइडिंग यानी खिसकने के प्रति जांच। तो इसमें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो क्षैतिज बल है P, ये स्लाइडिंग फोर्स कहलाता है। ये स्लाइडिंग फोर्स कहलाता है और दूसरा भार W जो है इसमें म्यू घर्षण गुणांक से मल्टीप्लाई करने पर ये रेजिस्टिंग फोर्स कहलाता है। तो यदि P इज ग्रेटर देन μW तो हम कहेंगे ये संरचना आगे की ओर खिसक जाएगी। तो इसमें खिसकने की सुरक्षा के लिए ध्यान रखना है कि P इज नॉट ग्रेटर देन μW। तो इस प्रकार से हमने एक ऐसी संरचना जिसका भराव फलक ऊर्ध्वाधर था उसमें हमने तली पर उत्पन्न दाबों के मान और उन दाबों के मान के साथ साथ संरचना की सुरक्षा के प्रति यानी स्थायी अवस्था में है या नहीं है इसकी भी जांच कर चुके हैं। धन्यवाद।